अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को, अगर नहीं आ रही तो कमेंट्स में बता दें। अच्छा, आप लोग अटेंडेंस लगा दें। उम्मे ऐमन ने शीट भी शेयर कर दिया, लिंक उस पर क्लिक करके सबसे पहले आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें। अच्छा, कल हमने वर्डप्रेस के बारे में बात की थी, और एक दो क्वेश्चंस मुझे पूछे थे लोगों ने, तो उनको मैं एड्रेस कर लेता हूँ पहले। उम्मीद है मुझे कि बाकी सारे जिन्होंने क्वेश्चन नहीं पूछा उन सारों का तकरीबन वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो गया होगा। ठीक है, अगर किसी का नहीं हुआ तो मेरे से यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस स्टेज पे उनको मसला आ रहा है या कहाँ पे एरर आ रहा है। अच्छा, अब स्क्रीन मैंने अभी शेयर किया, बिल्कुल अभी आ जाएगी एक दो सेकंड में आपके पास। अच्छा, एक क्वेश्चन था, आप ही का था मेरे ख्याल में, कि आपने स्क्रीन भी शेयर की हुई है, उसमें कह रही हैं आपके वेबसाइट नहीं खुल रही। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि आपने ना ये कॉमर्स में नहीं डाली, आपने यहाँ पे कॉमर्स में लिखा हुआ है सारा, लोकल हो स्लैश फिर कॉमर्स में माई फर्स्ट वेबसाइट। ठीक है, तो ये कॉमर्स हटा दें और आपने यहाँ पे वो वाला नाम रखना है जो आपने फाइल का रखा हुआ है। आपने जैम्प और एच टी डॉक्स, जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स का फोल्डर, एच टी डॉक्स के फोल्डर के अंदर जो आपने फाइल का नाम रखा हुआ है ना, वो वाला नाम आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, वो वाला नाम आप यहाँ पे रखेंगी तो तब आपकी इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने आपके समझने के लिए लिखा था, जो इन्वर्टेड कॉमर्स है वो मैंने इसलिए लगाए थे। ठीक है, तो ये आप कर लें तो मेरे ख्याल में सही हो जाएगा, आपको आपका एरर सही हो जाएगा। अच्छा, अच्छा, हम वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। मेरे ख्याल में रिवाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, वो आगे हम दोबारा से कर लेंगे। आपने आपने वो नेम तो यूज किया हुआ है, अच्छा ये माई फर्स्ट वेबसाइट होगा आपका नाम वेबसाइट का, लेकिन ये कॉमर्स नहीं आते। ठीक है, ये कॉमर्स हटा लें, फिर चला के देखें इंस्टॉलेशन। यार वो जो बिटनामी का इंस्टॉलर है ना, वो आपको एक्सेस नहीं देता। मतलब अगर आप जैम्प कर लें तो उसके लिए पीएचपी में भी आपको काम देगा और दूसरी जगह पे भी। बिटनामी का उन लोगों के लिए होता है जिनको बिल्कुल ही कुछ नहीं आता। ठीक है, वो इजी टू इंस्टॉल है, लेकिन वहां से फिर डेटाबेस आपको एक्सट्रैक्ट करना और साइट को कन्वर्ट करना वो जरा मुश्किल हो जाता है। तो बिटनामी मेरे ख्याल में आप ना यूज करें, जैम्प यूज कर लें। बिटनामी का अलग से सर्वर नहीं होता, वो खुद ही ये अपना सर्वर इंस्टॉल कर लेता है। ठीक है, तो जैम्प यूज करें या वैम्प यूज कर लें, कोई सर्वर यूज करें। इस तरह जो बिटनामी का वर्डप्रेस इंस्टॉलर है ना, वो इतना अच्छा नहीं है वो, क्योंकि वो स्टैंड अलोन जैम्प इंस्टॉल नहीं करता। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। अच्छा, कल मैंने साइट बनाई थी, अब उस साइट को मैं दोबारा एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। अपाची और माई एसक्यूएल को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम ना उसका डैशबोर्ड देखेंगे सारा। ठीक है, ये स्टार्ट हो जाए। अच्छा, ये देखें, ये स्टार्ट हो गया अपाची, अपाची को पोर्ट भी मिल गई है। माई एसक्यूएल स्टार्ट हुआ है अभी, लेकिन अभी इसको पोर्ट नहीं मिली। तो जब तक इसको पोर्ट नहीं मिलती तब तक आप कह लें कि ये माई एसक्यूएल से एक्सेस नहीं होगी डेटाबेस। अब इसको पोर्ट मिल गई है, अब मैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता हूँ। अच्छा, मैं अपनी वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ। लोकल होस्ट PU10 था मेरी वेबसाइट का नाम, एक्सेस कर लेते हैं। ये शुरू में अब जब स्टार्ट हो रहे होते हैं सारी चीज़ें, तब ज़रा सा टाइम लेता है ये, बाकी वो जल्दी हो जाता है। मैं समरी खोलता हूँ।
अच्छा, एक और कल सवाल आया था, किसकी तरफ से आया था, मेरे ख्याल में साथी की तरफ से आया था। अच्छा, आप लोग फ्रीलांसर डॉट कॉम पे अकाउंट बना रहे होंगे, वहां पे ना पेमेंट वेरीफाई करने के लिए आपको कहते हैं कि आप लोग अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड अंदर अटैच करें। तो ये इनका मसला तो मेरे ख्याल में हल हो गया था, इन्होंने ट्रांजैक्शन नहीं की हुई थी अपने अकाउंट से, इसलिए वो एक्टिव नहीं था अकाउंट। लेकिन आप अपना डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट कार्ड डालने से बेहतर है कि आप जो प्रीपेड कार्ड्स होते हैं ना उनको डाल लें। ठीक है, काफ़ी सारे बैंक्स हैं जो ऑफर कर रहे हैं ये वाली सर्विसेज। मैं आपको नाम बता देता हूँ। एक तो मेरे ख्याल में यूबीएल का विज कार्ड है, और एक अल्फला ने भी शायद लॉन्च किया है। अल्फला का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ, मिजान बैंक का है, ठीक है। यूबीएल का तो है मेरे ख्याल में विज कार्ड, वो तो काफी पॉपुलर है, आप लोगों को पता भी होगा, यूबीएल विज कार्ड। ठीक है, ये वर्चुअल प्रीपेड कार्ड है आपका, ठीक है। तो आप कहीं पे भी जाएंगे यूबीएल के कह लें कि ब्रांच में चले जाए, या यहाँ से भी शायद ऑनलाइन भी ऑफर हो सकता है। तो आप ये ना कार्ड बनवा लें। ठीक है, अब इस कार्ड का फायदा क्या होगा कि ऑनलाइन जहां पे भी पेमेंट करनी पड़ेगी ना, आपको अपनी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड डिटेल नहीं डालनी पड़ेगी, उसको आपको एक्टिवेट नहीं कराना पड़ेगा क्रेडिट और डेबिट कार्ड को, और हर दफा फोन करके। और ये भी नुकसान होता है डेबिट कार्ड का, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है ना, कि आपका जितने भी करेंसी पड़ी है वो सारी जाया हो सकती है। क्रेडिट कार्ड में तो फिर बैंक पहले बैंक खर्च करता है, फिर आपके पास जाती है। तो अगर कोई फ्रॉड वगैरह या किसी की साइट हैक हो गई, तो वहां पे काफी नुकसान हो सकता है। तो आप ऐसा करें कि यूबीएल विज कार्ड, ये प्रीपेड डेबिट कार्ड है, ये उठा लें। ठीक है। अच्छा, फिर स्टेप वेरिफिकेशन में मेरे पास कोई इस तरह का अकाउंट नहीं है, और ये वाला मैं अकाउंट बना भी नहीं सकता। लेकिन खैर, जब आप वेरीफाई करेंगे ना, जब आप अटैच करते हैं कार्ड को, ये बात गौर से सुनने वाली है। जब आप कार्ड अटैच करते हैं ना, बल्कि मैं खोलता हूँ फ्रीलांसर का, खैर उस पर तो अटैच हुआ है कार्ड। जब आप कार्ड अटैच करते हैं, तब फ्रीलांसर थोड़ी सी अमाउंट काटता है। ठीक है, आपने करेंसी कौन सी सिलेक्ट करनी है, पीकेआर सिलेक्ट करनी है। ठीक है, आप पीकेआर करेंसी सिलेक्ट करेंगे और अटैच करेंगे, तो थोड़ी सी अमाउंट काटेगा आपका फ्रीलांसर, 17 रुपए 18 रुपए, जितने भी रुपीज होंगे। ठीक है, तो आपने वो एग्जैक्ट अमाउंट लिखनी है, 17 पॉइंट जितने पैसे काटे ना उसने, वो पैसे भी एग्जैक्ट अमाउंट लिख के एंटर करेंगे, तो आपका जो पेमेंट मेथड है वो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा करें, या यूबीएल विज कार्ड बना लें, और मिजान का है मेरे ख्याल में जो चलता है, जो मुझे जहां तक पता तक चला था, मिजान बैंक वर्चुअल वर्चुअल कार्ड। इनका प्रीपेड वर्चुअल कार्ड पता नहीं, ये तो इनके सिंपल कार्ड्स हैं। खैर, मैं आपके साथ ना लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा, एक मिनट, मुझे कॉल आ रही है, थोड़ी सी ब्रेक ले लें, ये अर्जेंट है मेरे लिए, मैं बताता हूँ।
हाँ जी। अच्छा, क्वेश्चंस हैं, कुछ डिस्कशन चल रही है, मैं देख लेता हूँ। सर वी कैन यूज पीएचपी स्टॉर्म एडिटर। हाँ जी, पीएचपी स्टॉर्म एडिटर आप यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा है पीएचपी स्टॉर्म एडिटर। लेकिन मेरे ख्याल में पीएचपी स्टॉर्म एडिटर फ्री नहीं है, उसको क्रैक करना पड़ता है। तो मैं आपको वैसे दिखा भी दूंगा पीएचपी स्टॉर्म एडिटर यूज करके। तो हमने वैसे क्लास के मतलब कोर्स के अंदर मैंने इस चीज़ें सिंपल रखी हुई हैं, तो अगर किसी ने यूज़ करना है बहुत अच्छा है पीएचपी स्टॉर्म एडिटर, वो यूज़ कर ले। हम कोर्स में बिल्कुल सिंपल रखेंगे चीज़ों को, इसलिए मैं एडिटर नहीं कर रहा। अच्छा, इट्स नॉट सिक्योर टू एंटर डेबिट और क्रेडिट कार्ड एनीवेयर। ये जो वेबसाइट्स होती है ना, क्रेडिट कार्ड का आप कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में ना आपने बाद में पेमेंट करनी होती है। तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन स्टील भी हो जाए, आप रिपोर्ट कर सकते हैं उसको। और खैर पाकिस्तान में इतना कुछ खास रूल नहीं है। तो आप जो है वो वर्चुअल डेबिट कार्ड ले लें, ठीक है, तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड में, डेबिट में जो आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं ना, उसको आप डेबिट कार्ड से निकलवा सकते हैं, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड होता है वो क्रेडिट पे चलता है। क्रेडिट का मतलब होता है पहले आप बैंक पे करेगा, फिर आप बैंक को पे करेंगे। तो आप क्रेडिट कार्ड से जो भी चीज़ खरीदते हैं ना, वो बैंक पैसे देता है, ठीक है, फिर आप बैंक को बाद में पे करते हैं। जो डेबिट कार्ड से आप चीज़ खरीदते हैं, उसमें आपके अपने बैंक से, आपके मतलब आपके अपने अकाउंट से पैसे कट रहे होते हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा जी। सो व्हाट अबाउट आवर पेमेंट मेथड, हाउ कैन वी रिसीव आवर पेमेंट फ्रॉम फॉरेनर। अच्छा, ये पेमेंट मेथड पे हम लेक्चर लेंगे। अभी मेरे ख्याल में अभी मुझे किसी ने बताया नहीं, उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ या किसी को मसले आ रहे हैं। तो ये पेमेंट मेथड हम कर लेंगे। और आपने फॉरेन से जितने भी हो जाते हैं ना पैसे जमा, आपने फॉरेन से नहीं निकलवाने उसको। फॉरेन से ना निकलवाने का मतलब ये है कि कम से कम 100 डॉलर हो जाए, तो फिर आप उसको निकलवाएं। छोटी अमाउंट को निकलवाएंगे तो आपको वो अ, बहुत कम उस पे जो परसेंटेज के हिसाब से जो लगता है, तो वो काफ़ी कम आपको मिलेगी। तो फ़ायदा कोई नहीं है छोटी अमाउंट निकलवाने का, ठीक है। ये मैं किसी दिन लेक्चर दूंगा पेमेंट अमाउंट का, ठीक है। कुछ जगह पे डायरेक्ट आप कह लें कि विड्रॉ करवा सकते हैं, जिस तरह से फ्रीलांसर हैं वहाँ पे आपका डायरेक्ट जो बैंक है वहाँ पे आप वायर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। वो सबसे बेहतर तरीका है। पहली दफ़ा उसमें 1 महीना लगता है, फिर एक दफ़ा वो अटैच हो जाए, बैंक एक दफ़ा ट्रांसफ़र हो जाए, उसके बाद वो 3 वर्किंग डेज के अंदर आपके बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं। थ्रू कार्ड वी बोरो मनी फ्रॉम, हाँ जी, क्रेडिट कार्ड में ऐसी तरह होता है। अच्छा, नहीं नहीं, विज कार्ड आप कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मेरे पिछले स्टूडेंट्स ने भी कई ने विज कार्ड बनाया है। तो विज कार्ड तो आप जाएं वहाँ पे और जाके, और इसमें थोड़ी सी अमाउंट भी रख सकते हैं, मतलब 1000, 2000, 3000 रुपये भी आप रख लें विज कार्ड के अंदर, तो वो भी चलता है। तो मेरे ख्याल में बिजनेस कंपनीज के लिए नहीं है, और इनकी फीस भी नहीं है मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा। मतलब आपका अकाउंट भी होना ज़रूरी नहीं है यूबीएल के अंदर। हाँ, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अगर कुछ लिखा हुआ होगा। अ, यहाँ पे तो अपडेट नहीं की हुई इन्होंने इन्फॉर्मेशन। आप यूबीएल से जाके पता कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। वो बस आपसे शनाख्ती कार्ड नंबर मांगते हैं, और इसमें अर्निंग प्रूफ भी नहीं मांगते, क्योंकि आपने अकाउंट नहीं बनाना बैंक के अंदर, आपने खाली कार्ड बनाना है, ठीक है। और वो प्रीपेड कार्ड होते हैं, तो वो बड़े आराम से बन जाते हैं। अल्फला डेबिट कार्ड भी आपके अकाउंट से लिंक्ड होगा। अगर आपने इसको ऑन करवाना है तो मेरे ख्याल में अल्फला को फ़ोन करना पड़ता है पहले आपको कार्ड अटैच करने के लिए, कि मेरी ऑनलाइन बैंकिंग एक्टिवेट करें। फिर वो एक्टिवेट होती है 5 से 10 मिनट के दरमियान, फिर आपका कार्ड जो होता है वो ऑनलाइन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सर मैंने स्लैब पे आपसे क्वेश्चन पूछा था, काइंडली बता दें।
स्लैक से एमन नाम है आपका। हाँ, फ्री फ्रीलांसर पे माइलस्टोन का क्या मतलब है, ये मैं आता हूँ इसकी तरफ अभी। अच्छा, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड वाला खत्म करें, क्रेडिट कार्ड में जब ठीक है, ये तो सही है। अ, अच्छा शिब्बल, आप किसकी बात कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड की या विज कार्ड की? ठीक है। सर, आई हैव रिसीव्ड एप्लीकेशन कॉन्टेस्ट client and they need my article because they've final proposal, so I wanted to know how will I receive money from there। अच्छा, अभी जो पहले टाइम के लिए आपको फ्रीलांसर पे या फाइवर के ऊपर पेमेंट आएगी, ठीक है। आपने जो विड्रॉ करना है उसको, वो फिर हम आगे देख लेंगे कि वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना है, पियोनियर के कार्ड के थ्रू विड्रॉ करना है। पियोनियर के कार्ड का मसला चल रहा है आजकल, इसलिए हम देखेंगे कोई ऑल्टरनेटिव तरीका निकल आए, वहां से हम कर लें, ठीक है। तो अभी जो आपको पेमेंट मिलेगी ना, वो आपके फ्रीलांसर के अकाउंट में होगी, फ्रीलांसर के या फाइवर के या अपवर्क के या जो भी आपका फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। इस टॉपिक को हम एक दिन देख लेंगे, ये पूरे दिन का टॉपिक है कि कौन कौन से तरीके हैं विड्रॉल करने के, कौन कौन से मतलब किस प्लेटफॉर्म को कौन सा तरीका ज़्यादा सूट करता है। अच्छा, कल मैंने आपसे अपना इशू डिस्कस किया था, एससी बैंक का कोड वेरीफाई नहीं हो रहा मेरे डेबिट कार्ड का। अच्छा, आपने बताया नहीं था कि आपका वो डोरमेंट अकाउंट पड़ा हुआ है, 10 महीने से ट्रांजैक्शन नहीं की होती ना, 6 महीने से ट्रांजैक्शन ना किया हो ना, अकाउंट डोरमेंट हो जाता है। वो आप जाएंगे वहाँ पे, वो आपसे वो थोड़ी सी अमाउंट डिपॉजिट करवाएंगे या आपका सिग्नेचर वगैरह लेंगे, थंब इम्प्रेशन लेंगे और उसको खोल देंगे, ठीक है। अच्छा, अब उमें मैंने सवाल किया था ये माइलस्टोन क्या होता है, ठीक है। अब माइलस्टोन हम उसको कहते हैं, जिस तरह आप कह सकते हैं कि माइलस्टोन वैसे तो पता है ना आपको क्या होता है, जिस तरह अगर मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है तो रास्ते में जो एक बोर्ड लगा होता है जिसमें लिखा होता है कि इस्लामाबाद इतने किलोमीटर रह गया है, वो उसको हम माइलस्टोन कहते हैं। तो इसी तरह आप अपने प्रोजेक्ट को अगर पोर्शन में डिवाइड करते हैं तो उसमें फिर आप हर एक पोर्शन को एक माइलस्टोन कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने एक माइलस्टोन डिफाइन करना है तो एक फाइनल माइलस्टोन आप डिफाइन करते हैं कि पूरी पूरी जो पेमेंट होगी वो एक ही जगह पे मिलेगी आपको। अगर आपने मल्टीपल पोर्शंस में पेमेंट लेनी है या अपने टोटल प्रोजेक्ट को मल्टीपल पोर्शंस में डिवाइड करना है तो उतने आप माइलस्टोन बना लेंगे। ऐड अनदर माइलस्टोन का बटन क्लिक करेंगे, एक और माइलस्टोन बन जाएगा जिसमें आप अपनी पेमेंट को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अगर 250 का प्रोजेक्ट है ना, तो एक फर्स्ट माइलस्टोन स्टोन में आप प्रोजेक्ट सेटअप के $100 ले सकते हैं और सेकंड माइलस्टोन में आप $150 लेंगे, तो वो टोटल पूरा हो जाएगा $250 का, ठीक है। तो माइलस्टोन आप कह लें कि पोर्शन आपने बनाने हो प्रोजेक्ट के, तो उसको हम माइलस्टोन कहते हैं। और ये एक बड़ी अच्छी, अगर आपका बिल्कुल छोटा प्रोजेक्ट है, आप कह लें $100 से नीचे नीचे का प्रोजेक्ट हो, तो फिर माइलस्टोन की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बड़ा प्रोजेक्ट है तो माइलस्टोन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उससे ये हो जाता है कि आप ऐसा करें, ऐसा ना हो कि पूरा काम करें और क्लाइंट भाग जाए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा काम करें, क्लाइंट को कहें कि आप पैसे देते हैं, पर ये भी पता चल जाता है क्लाइंट जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने क्लियर यहाँ पे नहीं की जब मैं प्रोजेक्ट्स का बता रहा था, एस्क्रो पेमेंट्स का, ठीक है। वो इंशाल्लाह किसी दिन इस थर्सडे फ्राइडे जब हम डिस्कस करेंगे तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे, एस्क्रो पेमेंट्स क्या होती हैं। अच्छा जी। अच्छा, वी नीड पेयोनियर कार्ड, पेयोनियर फॉर डायरेक्ट पेमेंट एज वेल। हाँ जी, आपको पेयोनियर का कार्ड भी चाहिए होता है अटैच करने के लिए, फ्रीलांसर में नहीं चाहिए होता। आपका जो फाइवर है, फाइवर में आपका पेयोनियर के कार्ड में पेमेंट आती है, पेयोनियर से आपके डायरेक्ट बैंक में पेमेंट चली जाती है, ठीक है। ये अभी कुछ अर्से पहले पेयोनियर का मसला हुआ था, तो मैं आपको पेयोनियर का भी बता दूंगा और पेयोनियर का कुछ ऑल्टरनेटिव भी बता दूंगा, जिस तरह स्केल है, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा आपको जो कह लें कि कट है, वो ज़्यादा देना पड़ता है स्क्रिल को। स्क्रिल का मसला चले उसको हम अभी डिस्कस कर लें, बाद में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं हम। अब मैंने आपको बताया था कि हमने इसके डैशबोर्ड पे जाना हो तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं WP-admin, ठीक है। मैं ये लिखता हूँ तो वो क्या करता है कि इसके डैशबोर्ड के ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब अभी तो वैसे लॉगिन है, मैं इसको लॉग आउट कर लेता हूँ।
यहाँ से आप लॉग आउट कर सकते हैं। बाकी विंडोज़ में बंद करता हूँ। अच्छा, ये लॉग आउट हो गया ना, ठीक है। अब लॉग इन करने के लिए ये WP आप एडमिन लिखेंगे ना, आप सिंपल साइट पे जाएंगे, आप देखेंगे कि ऊपर से जो पहले एक टॉप में बार आ रही थी, एडमिन बार आ रही थी, वो चली गई है अब, ठीक है। अब मैंने लॉग इन करना है कंटेंट को मैनेज करने के लिए, तो मैं WP एडमिन लिखूंगा, तो मेरे से लॉग इन क्रेडेंशियल्स मांगेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरे लोकल होस्ट पे है, तो इसलिए मैंने इसका सिंपल सा पासवर्ड रखा हुआ है एडमिन, और पासवर्ड क्या है एडमिन, ठीक है। इसको मैं लॉग इन कर लेता हूँ। अच्छा, कल हमने एक थीम पढ़ ली थी, मैं थीम को रिवर्ट कर देता हूँ। अपनी जो थीम थी हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। मैं आपको हर चीज़ एडमिन डैशबोर्ड के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको डिटेल में बना लेता हूँ। अच्छा, सबसे पहले आपको इस तरह का नजर आएगा डैशबोर्ड, ठीक है। अब डैशबोर्ड में देखें, एक सबसे पहले जो टॉप बार है, ये टॉप बार आपको जो वेबसाइट है ना, अगर मैं वेबसाइट खोलता हूँ और लॉग्ड इन हूँ, वहां पे भी नजर आएगी आपको, ठीक है, ये वाली बात जो है। अच्छा, इस बार में होता है कि अगर राइट साइड पे है तो राइट साइड पे सर्च का ऑप्शन है, ठीक है, जेनेरिक ऑप्शन है। अगर यहाँ पे आए, सॉरी क्लिक कर दिया मैंने, क्लिक नहीं करना था। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल के बारे में, ये वर्डप्रेस की प्रोफाइल है। अगर आप मतलब और ये वर्डप्रेस की प्रोफाइल आपके ईमेल पे रजिस्टर्ड होती है। मतलब जो आपने इंस्टॉलेशन के दरमियान में अपना ईमेल दिया होता है ना, यूजर नेम पासवर्ड उसके बाद ईमेल, तो उसके ऊपर ये वाली प्रोफाइल बनी हुई होती है, ठीक है। आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, स्क्रीन वगैरह कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ से कर सकते हैं। लॉग आउट करना हो तो आप यहाँ से लॉग आउट पे जा सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तो ये अबाउट वर्डप्रेस आ जाता है कि वर्डप्रेस की अबाउट वर्डप्रेस को क्लिक करेंगे आप, तो उसमें वर्डप्रेस का बता देगा कौन सा वर्जन है आपके पास, ठीक है, 5.4.2 है, ठीक है। और नया वर्जन आया हुआ उसको अपडेट भी कर सकते हैं हम। इसमें बाकी सारा कुछ वर्डप्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, डॉक्यूमेंटेशन है, सपोर्ट है, वर्डप्रेस.org की अपनी साइट का लिंक है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन पे हम अभी नहीं जा रहे, हम बाद में जाएंगे जब हम डिटेल में कोर्सेज वगैरह के अंदर चीज़ें देखेंगे, डेवलपमेंट को देखेंगे, ठीक है। फिर आगे आप जाएंगे तो ये ई रोजगार PU10, यहाँ से आप अपनी साइट को विजिट कर सकते हैं, ठीक है। साइट पे होंगे तो आप डैशबोर्ड पे आ सकते हैं इस जगह से, ठीक है। उसके बाद ये है कि ये अपडेट्स आई हुई हैं कि कौन कौन सी अपडेट अवेलेबल हैं प्लगइन्स की, प्लस जो वर्डप्रेस की अपनी है, ठीक है। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बता रहे कि किस किस चीज़ की अपडेट आई हुई है, ठीक है। अ, ये अपडेट करने वाली चीज़ को भी हम बाद में देख लेंगे डिटेल में कि कब किस चीज़ को अपडेट करना चाहिए, कब किस चीज़ को अपडेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आगे आ गई फिर पोस्ट, सॉरी कमेंट्स की, ठीक है। यूजुअली क्या होता है कि वर्डप्रेस एक ब्लॉग भी है और एक वेबसाइट के तौर पे भी हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपका ब्लॉग है और ब्लॉग में कई लोगों ने कमेंट किए हुए हैं, तो उसको मॉडरेट करने के लिए एडमिन मॉडरेटर होता है ना एक तरीके से, कि कौन सा कमेंट पब्लिश होगा कौन सा नहीं होगा। आपने अगर ऑप्शन इस तरह की सेट की हुई है, तो वो न्यू कमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया हुआ क्योंकि लोकल होस्ट पे था। अच्छा, अब मैं फिर है ये न्यू का बटन। ये आप कह लें शॉर्टकट है पोस्ट मीडिया पेज कुछ भी क्रिएट करने के लिए। तो न्यू का बटन जो है, यहाँ से आप, ये शॉर्टकट है पोस्ट वगैरह क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब हम आते हैं लेफ्ट साइड बार के ऊपर। मैं इधर ही आ जाता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। अच्छा, अब ये डैशबोर्ड का होम है, ठीक है। अब ये होम के अंदर ना आपको काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब ये इसी पेज के ना राइट साइड पे देख लेते हैं स्क्रीन ऑप्शंस। अब ये स्क्रीन ऑप्शन क्या बताती है मुझे, स्क्रीन ऑप्शन मुझे ये बताती है कि यहाँ पे मेन पेज के ऊपर मुझे क्या क्या कुछ नजर आना चाहिए, ठीक है। अब मेन पेज पे यहाँ पे देखें काफी क्लटर्ड सा है, मुझे काफी सारी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है। मैं इन चीजों को हाइड कर सकता हूँ, ठीक है। ये PHP अपडेट रिक्वायर्ड का आपके लिए नोटिफिकेशन है, यहाँ पे आया हुआ है। अगर मैंने इसको हाइड करना है तो मैं यहाँ से इसको अनचेक करूंगा, यहाँ से ये हाइड हो जाएगा,
ठीक है, WP फॉर्म्स, एलिमेंटर ओवरव्यू, इसको जो भी प्लगइन्स के हैं ना, मैं उसको कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, ये वेलकम का आ जाता है। इसमें वेलकम में शॉर्टकट्स हैं आपके पास जगह जाने के लिए, या आप मतलब आप कह लें कि अगर आप न्यू है वर्डप्रेस के लिए तो उसके लिए ट्यूटोरियल वगैरह है कि कहाँ पे जाके आपने क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर साइट हेल्थ स्टेटस आ जाता है आपके पास। यहाँ पे अभी कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं की हुई हमने, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। फिर ये क्विक ड्राफ्ट आया हुआ है, क्विक ड्राफ्ट पोस्ट के लिए। यहाँ पे आप पोस्ट का टाइटल लिखें, कंटेंट लिखें, सेव ड्राफ्ट कर लें, तो वो पोस्ट का जो ड्राफ्ट है ना उसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने जब पब्लिश करना है उसको एडिट करें और उसको पब्लिश कर लें। अच्छा, फिर एक्टिविटी है वर्डप्रेस इवेंट्स एंड न्यूज़। वर्डप्रेस का जो आप कह लें जो इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, या उसके बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन, वो यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, तो और इस स्क्रीन को आप, सारी स्क्रीन को आप कह लें कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। अच्छा, अब हम नीचे चले जाते हैं। ठीक है यार, मैं एक मिनट ना ये प्लगइन डिसेबल कर दूं जो एक्स्ट्रा प्लगइन हुए हुए हैं। पहले हम सिंपल डैशबोर्ड देख लेते हैं। ये एलिमेंटर का हमने किया हुआ है, इसको डिसेबल कर लेते हैं। ओशन एक्स्ट्रास, कल ही हमने किए थे। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ डीएक्टिवेट और इसको अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, अब देखें, अब सही स्क्रीन नजर आ रही है। अच्छा, अब आप देखेंगे लेफ्ट साइड बार पे, अगर गौर करें, मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा। अच्छा, ज्यादा जूम हो गया। अच्छा, लेफ्ट साइड बार में इसके दो पोर्शन हैं। फिर मैं डैशबोर्ड पे आऊँ, यहाँ पे देखें पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, ये चार चीजें आ रही हैं। उसके बाद थोड़ा सा गैप है, उसके बाद आप देखें अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर, टूल, सेटिंग्स। ठीक है, फिर कोलैप्स मेन्यू क्या करता है, मेन्यू को कोलैप्स कर देता है। ठीक है, इसमें कोई साइंस नहीं है इतनी। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो साइड बार है, इसके ऑप्शंस में दो ग्रुप्स बने हुए हैं। ग्रुप्स ही है ना, एक ऊपर वाला ग्रुप है, एक नीचे वाला ग्रुप है। अगर आप गौर करें तो जो ऊपर वाला ग्रुप है, ऊपर वाले ग्रुप में क्या है, पोस्ट, ये क्या है, मेरा कंटेंट है। मीडिया, मीडिया में क्या आ जाता है, इमेजेस, वीडियोस, साउंड्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होंगे वो मीडिया के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ये भी मेरा कंटेंट है। पेजेस, ये भी मेरा अच्छा, पोस्ट और पेज में क्या फर्क है ये हम बाद में देखेंगे। पेज भी मुझे इसी तरह नजर आता है यहाँ पे, और पोस्ट भी मुझे इसी तरह नजर आती है। मैं इसको रिफ्रेश करूं, अच्छा एक मिनट, सही है ये, इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। ठीक है, और कमेंट्स भी मुझे कमेंट्स भी एक रिटर्न टेक्स्ट की फॉर्म में मेरी वेबसाइट के ऊपर नजर आ रहे होते हैं। तो जो ये ऊपर वाला ग्रुप है, ये सारे का सारा कंटेंट्स को डील करता है। ठीक है, और अगर आप कोई प्लगइन वगैरह करते हैं, जिस तरह कस्टम पोस्ट टाइप ऐड करेंगे हम आगे जाके, तो जो भी कंटेंट होगा ना मेरी वेबसाइट का, वो इस ऊपर वाले ग्रुप के अंदर नजर आएगा। और जो आप कह लें एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड पे या सेटिंग्स वाली साइड पे होगा, वो मेरे पास नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रही होगी। ठीक है, तो ये ऊपर वाली सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये कंटेंट को मैनेज कर रही हैं। और नीचे वाली चीजें अगर मैं देखूं, अपीयरेंस, अपीयरेंस क्या से क्या आती है आपकी, जो लुक एंड फील है वेबसाइट की, वो अपीयरेंस में आ जाती है। फिर प्लगइन्स, प्लगइन्स क्या होते हैं, आप इसको ऐसे, अगर मैं एनालॉजी बनाने की कोशिश करूं तो आप देखें कि जिस तरह आपका मोबाइल है, मोबाइल में आपने, आपका या एंड्रॉयड का मोबाइल होगा या iOS मोबाइल होगा। ठीक है, और उस मोबाइल के अंदर फिर आप आगे से थर्ड पार्टी एप्स करते हैं, जिस तरह फेसबुक इंस्टॉल करते हैं, यूट्यूब इंस्टॉल करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें इंस्टॉल करते हैं। तो एंड्रॉयड जो हो गया वो आपकी वर्डप्रेस होगी, एंड्रॉयड या iOS जो हो गया वो वर्डप्रेस हो गई, और जो आप अंदर से ऐप्स इंस्टॉल करते हैं वो आपके प्लगइन्स हो गए। ठीक है, ये एनोलॉजी मैं इस तरह से बना रहा हूँ कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो वर्डप्रेस के ऊपर चलेगा उसको हम प्लगइन कहेंगे। ठीक है, अब जिस तरह से जो वर्डप्रेस हमने इंस्टॉल की है, ये वर्डप्रेस ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, लेकिन अगर मैंने वर्डप्रेस को ई कॉमर्स स्टोर बनाना है तो मैं प्लगइन इंस्टॉल करूंगा और वो ई कॉमर्स स्टोर बन जाएगा।
ठीक है। ये जो वर्डप्रेस है उसमें बाय डिफॉल्ट सोशल मीडिया साइट की फंक्शनैलिटीज नहीं है, ठीक है। मैं प्लगइन इंस्टॉल करूंगा बडी प्रेस का और उसको फिर मैं सोशल मीडिया साइट बना सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस कर देंगे। फिर यूजर्स है कि कौन कौन से यूजर आपके इस साइट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनका रोल क्या होगा, इसको भी हम थोड़ी देर में देख लेते हैं। फिर हमारे पास टूल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब टूल्स हर तरह के होते हैं। आपने साइट के अंदर डाटा इंपोर्ट करना है, साइट से डाटा एक्सपोर्ट करना है, साइट को कहीं डिप्लॉय करना है, बैकअप क्रिएट करना है, तो वो टूल्स के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास वर्डप्रेस की सेटिंग आ जाती है, ठीक है। अब सेटिंग के अंदर काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। एक चीज जो कल मैंने इंस्टॉल किया था, थीम, उसने क्या किया, उसने किया इसको रीडिंग में जाके आएगा। अच्छा, जनरल में देख लेते हैं। वैसे तो रीडिंग में आता है, मैं यहाँ पे आ नहीं रहा। चलें, इसको बाद में देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो सेटिंग्स में जो सेटिंग्स है ना, वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड है कि आपकी वेबसाइट किस तरह नजर आएगी। कमेंट्स कर सकते हैं यूजर, कमेंट्स नहीं कर सकते। ब्लॉग पेज होगा, ब्लॉग पेज के लिंक्स कैसे होंगे, परमा लिंक्स किस तरह से होंगे, मीडिया लाइब्रेरी कहाँ बनेगी, कौन सी मीडिया को किस तरह सेव करना है, कौन से फोल्डर का नाम क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो सारी चीजें हैं ना, वो आपकी वेबसाइट की सेटिंग के अंदर आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, एक एक चीज को डिटेल में देखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हमने अभी देखा कि ऊपर और नीचे दो ग्रुप्स हैं। ऊपर वाला ग्रुप जो है कंटेंट को डील कर रहा है, नीचे वाला जो ग्रुप है अपीयरेंस, प्लगइन, यूजर टूल, सेटिंग्स, ये वाला किसको डील कर रहा है, ये डील कर रहा है आपके एडमिनिस्ट्रेशन वर्डप्रेस के एडमिन पार्ट को या सेटिंग्स के पार्ट को। सर, अगर कोई कस्टमर अपना ओल्ड वेबसाइट का न्यू डिज़ाइन में कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो हम उसकी वेबसाइट किधर डिज़ाइन करेंगे, बाद में उसकी डोमेन पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यार, डिज़ाइन करने के लिए तो आपको डिज़ाइनर से ही कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम वर्डप्रेस को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। अब डेवलप वाला भी ना जो डिज़ाइन करता है ना, यूजुअली वो कहीं ना कहीं टेम्पलेट पड़ा होता है, उसको वो उठा लेता है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कह लें कि वर्डप्रेस सॉरी वेबसाइट डिजाइन करना नहीं सिखा रहा, मैं वेबसाइट डेवलप करना सिखा रहा हूँ। लेकिन हमारे पास डेवलपमेंट में भी डिजाइनिंग के काफी सारे हैक्स होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास काफी सारे सेक्शंस होते हैं जिसको हम उठा के डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो डिजाइन, उसको यहाँ पे आप टेम्पलेट्स दिखा लें, ठीक है। टेम्पलेट्स काफी सारी जगह पे पड़े होते हैं, थीम्स काफी सारी जगह पे पड़ी हुई होती हैं, उससे आप उसको कन्वर्ट करके ला सकते हैं। तो मतलब आप अपने आपका सवाल वैसे ये क्या है, दो हिस्से हैं। दूसरे सवाल क्या है, डिजाइन करने के बाद हम उसकी डोमेन पे ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आप ये दो तरीके से भी कर सकते हैं कि उसी की डोमेन के ऊपर ना एक सब डोमेन बना लें, ठीक है, वहां पे प्रोडक्शन शुरू कर दें, या आप अपने पास प्रोडक्शन शुरू कर दें, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट जो लोकल होस्ट पे हमने बनाई है, उसको हमने अगर किसी होस्टिंग पे अपलोड करना है, वो कैसे अपलोड करेंगे, ठीक है। सर, मैंने एडमिन पासवर्ड लगाया था लेकिन अब लॉगिन नहीं हो रहा वर्डप्रेस। अच्छा, इसका भी एक ट्रिक है, ये मैं आपको भी बताता हूँ। ओल्ड वेबसाइट से कंटेंट और डाटा लेने के लिए हम उसकी वेबसाइट पे वर्डप्रेस रीसेट नहीं कर सकते। हाँ, डाटा और कंटेंट जो है ना, वो बड़े आराम से एक्सपोर्ट हो जाता है एक्सएमएल फाइल में, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट डाटा टूल्स में जाएं और एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा या एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना आप, तो ये सारे पेजेस, पोस्ट वगैरह सारा कुछ आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मेरी वेबसाइट का कंटेंट कुछ नहीं है, तो मैं ऑल कंटेंट को एक्सपोर्ट करूंगा, तो ये यहाँ से एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब यही कंटेंट को मैंने अपनी वेबसाइट पे अपने नए डिजाइन पे इंपोर्ट करना है, तो मैं वहां पे जाऊंगा, इंपोर्ट करूंगा, और वहां पे मैं वर्डप्रेस का ही है ना, तो वर्डप्रेस का इंस्टॉलर, इसको इंस्टॉल करूंगा और इसी डाटा को एक्सएमएल जो ये मैंने इंस्टॉल की हुई है, इसको यही वाली फाइल दे दूंगा, ठीक है। ये वाला बड़ा आसान काम है, ये अगली स्टेज पे आएगा। ये अगर किसी को तब मसला है
तो हम तब देख लेंगे। ठीक है, रन इम्पोर्टेंट में मैं क्लिक करूंगा, ये मेरे से XML की फाइल मांगेगा। ठीक है, मैं चूज फाइल करूंगा। अभी ये जो डाउनलोड हुई है मेरे पास डाउनलोड में सबसे ऊपर पड़ी होगी। ठीक है, मैं इसको यही फाइल दे दूंगा, अपलोड फाइल एंड इम्पोर्ट कर लूंगा ये। ठीक है, अभी मैं इम्पोर्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि पहले भी मेरे पास यही वाला डाटा जो है वो पड़ा हुआ है। अच्छा जी। अच्छा, एक सवाल पहले था जो मैंने डिस्कस करना था। हाँ, पासवर्ड अगर आपको भूल गया है, ठीक है, अब आप ये देख लें, अगर आपको पासवर्ड भूल गया है, अगर किसी को भी पासवर्ड भूल गया है तो वो उसको रीसेट कैसे कर सकता है। आप जाएं PHP माई एडमिन में। जहाँ पे आपकी डेटाबेस पड़ी हुई है, आपको ये तो याद होगा ना कौन सी डेटाबेस थी। तो हमारी डेटाबेस थी PU10 के नाम से डेटाबेस होगी हमारी। ठीक है, ये डेटाबेस थी हमारी PU10। अच्छा, यहाँ पे ना काफी सारे आप कह लें कि टेबल्स बने हुए हैं। हमें कौन से टेबल से लेना देना है, हमें यूजर के टेबल से। WP यूजर्स होगा ये टेबल बना हुआ। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये खुल गया। ठीक है, ये यूजर का लॉगिन है एडमिन, और ये यूजर का पासवर्ड है ये वाला। अच्छा, अब ये पासवर्ड इस तरह किससे क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है। ठीक है, और ये कौन सी इंक्रिप्शन है, ये MD5 इंक्रिप्शन है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इसको ना सर्च करता हूँ गूगल के ऊपर, MD5 ऑनलाइन इंक्रिप्शन। पहला लिंक खोल लें, दूसरा लिंक खोल लें, कोई भी लिंक खोल लें आप। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ। ठीक है, अब मैं अपना पासवर्ड रख लेता हूँ, पासवर्ड ये मैंने पहले भी किया हुआ है। ठीक है, ये लोड हो रहा है अभी तक, इसको कर लेते हैं। अच्छा, ये मैं अब मैं करता हूँ क्या कि मैं इसको क्रिप्ट कर देता हूँ। तो ये मेरे पास ये हैश टैग आ गया, हैश आ गया, सॉरी। ठीक है, मैं इसको रिप्लेस करूंगा। अब जो मैंने पासवर्ड लिखा था ना, उसका MD5 इंक्रिप्शन ये है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, ये रिप्लेस कर दिया, इसको मैं वन रो इफेक्टेड। ठीक है, ये रो चेंज हो गई है। ठीक है, क्या किया मैंने, PU10 में आया, PU10 के अंदर यूजर, यूजर के अंदर यूजर पास जो था उसको मैंने चेंज कर दिया। MD5 इंक्रिप्शन, यहाँ पे जो भी मैंने पासवर्ड रखना था उसकी इंक्रिप्शन ली, और यहाँ पे जो पासवर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसे, बल्कि किधर गया, यहाँ पे। ठीक है, अब पासवर्ड चेंज हो गया तो इसने मुझे खुद ही लॉग आउट कर दिया। अब मैं देखें, यहाँ पे मैं एडमिन, और एडमिन था मेरा पासवर्ड, मैंने बल्कि अभी दिखाया था आपको। मैं लॉगिन करूंगा तो ये लॉगिन नहीं करेगा, लेकिन जब मैं पासवर्ड रख दूंगा इसको, क्योंकि मैंने अभी चेंज कर लिया, तो यहाँ से ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि आपकी जो डेटाबेस होती है ना, वो बड़े काम की चीज़ होती है। अगर आपकी डेटाबेस हैक हो जाए, साइट हैक हो जाए, इतना मसला नहीं है, आप साइट को दोबारा रिस्टोर कर सकते हैं। लेकिन डेटाबेस हैक हो जाए तो काफ़ी मसले हो सकते हैं आपके लिए। अच्छा जी, ये बात समझ आ गई है, पासवर्ड जिसने भी रीसेट करना था वो रीसेट कर ले। ओल्ड वेबसाइट से कंटेंट और डाटा लेने के लिए हम उसकी अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया था। आप उसकी वेबसाइट को ना छेड़ें, आप नया सेटअप बना लें, वो ज़्यादा बेहतर है। उसकी वेबसाइट को छेड़ेंगे तो मतलब पुरानी वेबसाइट है, पुराने प्लगइन होंगे, तो कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। आप नई सेटअप करेंगे तो आपको पता चलता रहेगा कि क्या क्या चीज़ें चेंज कर रहे हैं। कंटेंट आप बड़े इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं, कंटेंट का कोई मसला नहीं, वो मैंने आपको दिखा दिया। बल्कि अगर उसकी वेबसाइट जो है वो वर्डप्रेस की नहीं है, फिर भी आप बड़े आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इंपोर्ट में जाएंगे, सॉरी, यहाँ पे आप इंपोर्ट में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे काफी सारे इंपोर्टर हैं। टम्बलर से इंपोर्ट करना है, RSS से, ब्लॉगर से,
अगर यहाँ पे नहीं है तो प्लगइन्स आपको मिल जाएंगे इंपोर्ट करने के लिए शॉपिफाई से, जूमला से, और किसी भी जगह से इंपोर्ट करना उसके लिए आपको टूल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा हम एक और काम करते हैं। हम मैं करने का लगा था, मैं इसके बारे में बताने लगा था, चलें। अच्छा अब हम शुरू करते हैं कि पोस्ट क्या होती है। अच्छा अब जो पोस्ट होती है ना, वो आप कह लें कि एक पेज के अंदर, पेज और पोस्ट में क्या फर्क है। एक पेज के अंदर आप कह लें, एक पेज के अंदर एक जो कंटेंट होता है पेज का वो सेम रहता है, लेकिन एक पोस्ट जो होती है वो मल्टीपल पोस्ट एक पेज के अंदर आ सकती हैं। ठीक है, अभी अभी के लिए हम छोटी सी डेफिनेशन है ये कि एक पेज के अंदर मल्टीपल पोस्ट आ सकती हैं, लेकिन एक पेज के अंदर सिंगल जो पेज का कंटेंट है वो चेंज नहीं होता, वो सेम ही रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमारे पास पोस्ट, अभी कोई पोस्ट नहीं है यहाँ पे। अच्छा डिलीट कर दी थी हमने। हम ऐड करते हैं न्यू पोस्ट को। अच्छा अब जब भी मैं ऐड करता हूँ ना पोस्ट या पेज, तो आपके पास ये एडिटर खुल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा है ब्लॉक एडिटर वर्डप्रेस का। गुटनबर्ग इसको कहते थे, लेकिन अब इसको हम क्या कहते हैं, ब्लॉक एडिटर। अच्छा इसको ब्लॉक एडिटर के क्यों कहते हैं, ये आपने ना एक काम करना है मेरे लिए कि ये आपने ब्लॉक एडिटर को ना खुद से सीखना है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा एडिटर है, मैं अभी जल्दी से आपको बता देता हूँ। सीखने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस आपने इसकी जरूर करनी है। कुछ आप बना लें इसके ऊपर, बड़े आराम से बन जाएगा। अच्छा इसको ब्लॉक एडिटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ना हम ब्लॉक्स जो सेक्शंस होते हैं ना पेजेस के, उनको हम ब्लॉक से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा अब ये पहला ब्लॉक क्या है, ये टाइटल का ब्लॉक है, इसको हम मैं लिख देता हूँ, सॉरी। इसमें हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड की पोस्ट में आते हैं, न्यू पोस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मेरी पोस्ट का टाइटल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये आपको नीचे नजर आ रहा होगा, ये है ब्लॉक्स। ठीक है, अब ये नया ब्लॉक्स, अब इसको यहाँ पे देखेंगे तो काफी सारे जो चीज आपने ऐड करनी है उसका ब्लॉक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने कस्टम HTML ऐड करना है तो उसका ब्लॉक आ जाएगा। आपने कवर लेटर कवर कुछ डालना है, कवर इमेज कुछ कोई डालना है। कवर इमेज क्या होता है कि पीछे आपके इमेज आता है और आगे कुछ आप टेक्स्ट वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, आप वो डाल सकते हैं। अब मैंने ये कवर इमेज डाला है, लेकिन इसके अंदर कोई आप कह लें कि इमेज वगैरह नहीं है। मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ इमेज डेस्कटॉप पे मेरे पास, बल्कि यही अच्छा ये छोटा होगा इमेज, डेस्कटॉप पे पड़ा होगा इमेज, इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, ये मेरा कवर इमेज है, इसके दरमियान में मैं कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ ठीक है, रोजगार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं स्टाइल वगैरह भी कर सकता हूँ, यहाँ से लाइन राइट करना है, लाइन लेफ्ट करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, इसको सेलेक्ट करके बोल्ड होगा ये। ठीक है, और आपने कुछ चीज़ें चेंज करनी है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, एडिट एज HTML कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये HTML आ गई है। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी कर, क्योंकि जब HTML आ जाए तो आप कुछ भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। कुछ क्लास वगैरह लगानी है, आपने CSS बाद में मॉडिफाई करनी है, आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा राइट साइड पे देखेंगे, इसको हम बंद कर लेते हैं, सॉरी शो ब्लॉक सेटिंग्स, और इसको एडिट विजुअली कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे राइट साइड पे देखें तो इससे रेलेवेंट जिस चीज को मैं एडिट कर रहा हूँ ना, उससे रेलेवेंट मेरे पास सेटिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये लार्ज है, इसको मैं करता हूँ यूज कर लेता हूँ। ठीक है, साइज अगर मैंने चेंज करना है, ड्रॉप कैप अगर करना है आप वो कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रे कर सकते हैं, वाइट ही सही है, नज़र आएगा। बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना है, अभी कस्टम कलर है, बैकग्राउंड कलर मैं इसलिए नहीं चेंज कर रहा क्योंकि एक इमेज लगा हुआ है। ठीक है, एडवांस में क्या कर सकते हैं आप, एडिशनल CSS क्लासेस डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये एडिशनल CSS क्लासेस यहाँ पे आप कहें इस तरह से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। अभी ना ये इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं, जब मैं कोड एडिटिंग की तरफ जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे एडिशनल CSS डाल के इसको कैसे स्टाइल कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया। अच्छा हम अब इसके ऊपर आ जाते हैं, अब इसकी मैंने सेटिंग चेंज करनी है। ठीक है,
तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब इसकी जो पोजीशनिंग है उसको मैं यहाँ से हम चेंज कर लेते हैं, अलाइन सेंटर कर लेते हैं इसको, और बल्कि इसको फुल विड्थ करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसको इमेज का आपने कुछ डायमेंशन वगैरह चेंज करनी है, ग्रेडियंट देना है। ठीक है, ग्रेडियंट हम इसको दे सकते हैं, सॉलिड है अभी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ओवरले होगा, ओपेसिटी इसकी हम चेंज कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा कम कर लेते हैं। ठीक है, और एडवांस में वही आप क्लासेस वगैरह डाल सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। इसके नीचे आपने अगर एक पैराग्राफ लिखना है, मैं यहाँ से डालूंगा पैराग्राफ। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसको मैं क्लिक करूंगा, इसकी भी मेरे पास सेटिंग्स आ जाएगी। जिस ब्लॉक को क्लिक करेंगे उस ब्लॉक की आपके पास सेटिंग आ जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे उसकी कलर सेटिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड कलर आपने ये करना हो ये कर लें, उसमें नज़र नहीं आएगा तो वाइट ही रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा, आपने कोई वीडियो वगैरह डालनी है, यहाँ से ऐड करें। अच्छा, और भी ब्लॉक्स हो सकते हैं, हेडिंग के, गैलरी के, लिस्ट आप डाल सकते हैं यहाँ पे। फॉर्मेटिंग में जाएं आप, कस्टम HTML है, परफोरेटेड टेक्स्ट है, पेज लेआउट एलिमेंट्स है, मतलब आपने स्टाइलिंग वगैरह करनी हो, कंटेंट ब्लॉक्स कॉलम्स डालने हो, वो आप डाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये सारे काफ़ी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। मैं आप सिंपल एक यूट्यूब की वीडियो डाल लेता हूँ। URL मेरे पास, अब यूट्यूब खोलना पड़ेगा, तो यहाँ से खोल लेते हैं। ई रोजगार, ये सक्सेस स्टोरी है, इसको डाल लेते हैं हम। कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे बैठ कर देता हूँ। ठीक है, इसकी मीडिया सेटिंग कर लेते हैं हम, बल्कि खुद ही कर लेगा। ठीक है, इसके नीचे आपने कुछ टेक्स्ट वगैरह डालना है, कॉलम्स डालने हैं, वो सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक एडिटर है, इसके ये पोस्ट है, इस पोस्ट को मैं पब्लिश कर लेता हूँ। अच्छा, इसको व्यू करते हैं हम पोस्ट को, तो ये देखें, ये न्यू पोस्ट है, ये मेरा बैकग्राउंड कवर आ गया, कवर के ऊपर ये टेक्स्ट आ गया, ये मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा जो अभी तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा, यहाँ पे आप लिख सकते थे जो भी आपने लिखना था। ठीक है, ये वीडियो आ गई, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो भी आपने ऐड करना है आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो ये ब्लॉक लेवल एडिटर, ब्लॉक एडिटर है, इसमें ब्लॉक्स के अंदर काम होता है, हर ब्लॉक्स की आप सेटिंग्स को देख सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये तो ब्लॉग की सेटिंग्स होगी, आप पूरे डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, ये तो ब्लॉग आ गया ना, ब्लॉग की सेटिंग है। ठीक है, ब्लॉग को सिलेक्ट नहीं किया हुआ, मैं इस ब्लॉग को सिलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये ब्लॉग की सेटिंग आ जाएगा। ये डॉक्यूमेंट पे जाएंगे ना आप, तो ये इस पोस्ट की सेटिंग के बारे में आ जाएगा। ठीक है, ये पोस्ट पब्लिकली विजिबल होनी चाहिए, या मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ कि ये खाली साइट के एडमिन को, एडिटर को विजिबल हो। ठीक है, या फिर मैं इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रख सकता हूँ पोस्ट को। ठीक है, मैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख लेता हूँ, तो जिस जिस बंदे के पास भी इस पोस्ट को व्यू करने का पासवर्ड होगा ना, वो बंदा इस पोस्ट को व्यू कर सकता है। ठीक है, ये बड़ा आराम से हो सकता है ये वाला काम। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 2 3 लगा देता हूँ। ठीक है, तो हम जाके एंड पे देखेंगे कि ये पोस्ट जो है मुझे पासवर्ड प्रोटेक्टेड नजर आ रही होगी, कि मैं पासवर्ड डालूंगा फिर मैं ये पोस्ट व्यू कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, स्टिक टू द टॉप ऑफ द ब्लॉग, अगर मैंने इस पोस्ट को फीचर्ड पोस्ट बनाना है, फीचर्ड पोस्ट होती है ना, फीचर्ड न्यूज आर्टिकल होते हैं, तो मैं वो इसको क्लिक कर सकता हूँ। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे चेंजेस की हुई हैं, यहाँ पे देखें ये पब्लिश कब करना है मैंने इसे। अच्छा, मैं बैक इसको फ्रंट डेट पे भी, कि ये मैंने फॉर एग्जांपल मैंने
इसको मंडे को, अगले मंडे को पब्लिश करना है, ठीक है, मैं अगले मंडे को इसको पब्लिश कर सकता हूँ 29 सितंबर को, ठीक है। लेकिन मैं एक और काम भी कर सकता हूँ, मैं इसको 1 सितंबर को भी पब्लिश कर सकता हूँ। अच्छा, इसका मतलब क्या 1 सितंबर को पब्लिश करने वाला, कि जो मेरे पास पोस्ट आती है ना, वो आती है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आपने देखा होगा किसी भी ब्लॉग पे जाएंगे आप, तो जो लेटेस्ट पोस्ट होगी, लेटेस्ट पोस्ट का मतलब जो सबसे एंड पे पोस्ट होगी, सबसे ऊपर आ रही होगी। तो अगर मैं कोई पोस्ट को, किसी पोस्ट को पीछे करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उसकी जो पब्लिशिंग डेट है उसको चेंज कर दूंगा, ठीक है, तो वो पोस्ट जो है वो पहले नजर आएगी। अच्छा, अब नीचे आते हैं डॉक्यूमेंट में ही, तो ये परमालिंक आ गया। परमालिंक क्या होता है, इसको हम प्रिटी लिंक्स भी कहते हैं। असल में क्या होता है कि वैसे अगर आप पोस्ट बनाए, ब्लॉग बनाए, तो पोस्ट आईडी होती है उसकी 1 2 3 4 करके ना, वो वाले नाम आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह से न्यू पोस्ट है, इसको मैं लिख देता हूँ प्रिटी लिंक, प्रिटी डैश लिंक। तो अब क्या होगा कि मेरे जो पोस्ट है, अब ये इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ। अगर अभी तो वैसे न्यू पोस्ट किया मैंने, इसको अपडेट नहीं किया, मैं इसको अपडेट करता हूँ। पोस्ट, अच्छा, स्टिकी और पासवर्ड नहीं होना चाहिए, इसको मैं स्टिक खत्म कर देता हूँ और अपडेट करता हूँ, ठीक है, ये अपडेट हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये लिंक बदल गया पोस्ट का, ठीक है, प्रिटी लिंक आ गया यहाँ पे, ठीक है। पहले न्यू पोस्ट आ रहा था, और ये जो भी आपने पोस्ट का लिंक का नाम रखना है ना, लिंक, लिंक के अंदर एडिट करना है, वो आपने पोस्ट का लिंक यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सेटिंग में भी हम जाके देखेंगे प्रिटी लिंक्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फिर कैटेगरीज आ गई, कैटेगरीज के हम बाद में डिस्कस करेंगे, टैग्स को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। फीचर्ड इमेज, अच्छा, कई पोस्ट होती हैं जिनका फीचर्ड इमेज लगाएं आप, तो वो आपको ये थीम की सेटिंग्स होती हैं, थीम की सेटिंग आप करें तो जो पोस्ट का इमेज है वो आपको मेन पेज पर नजर आ रहा होता है, ठीक है। ये एक्सक्रिप्ट है, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं, एसईओ के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं एक्सक्रिप्ट, लिख लें तो अच्छा है। अलाउ कमेंट्स, इसके ऊपर आपने अलाउ कमेंट करने या नहीं करने, अलाउ पिंग बैक्स एंड ट्रैक बैक्स, वो करने आपने या नहीं करने, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। और ये पोस्ट आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये है प्रोटेक्टेड पोस्ट। मैंने कहा था आपको कि ये अब यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, मैंने पासवर्ड 1 2 3 लिखा था शायद, मैं इसको एंटर करूंगा और ये मेरी जो पोस्ट है वो नजर आने लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, मैं अपनी साइट को देखता हूँ, ठीक है, ये एक नई पोस्ट आ रही है, यहाँ पे प्रोटेक्टेड पोस्ट आ रही है, मैंने पासवर्ड दिया हुआ इसलिए ये मुझे सारी नजर आ रही है। इसको हम अपडेट कर लेते हैं और वापस वर्डप्रेस की तरफ चले जाते हैं। बल्कि इसको मैं एडिट करता हूँ, 1 मिनट, आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। अच्छा, ये मैंने एडिट कर लिया ना। अब जो बड़ी बड़ी साइट्स होती हैं वर्डप्रेस पे भी बनी हुई, वो उसको एक बंदा मैनेज नहीं कर रहा होता, उसको 2 या 3 बंदे मैनेज कर रहे होते हैं। तो आपके पास यहाँ पे होता है, अगर किसी ने कोई चेंज कर दिया और आपने प्रीवियस वर्जन देखना है, तो आप उसको, ये वापस क्यों चला गया, आप उसके ना रिविजन्स में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिविजन्स नहीं आ रही, मैंने वैसे कुछ चेंज नहीं किया इसलिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, रिमूव ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है, और इसको अपडेट कर देता हूँ। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट में 2 रिविजन आ रही है मेरे पास। अब देखें, अब मैं रिविजन्स पे क्लिक करता हूँ ना, तो ये नई पोस्ट है मेरे पास राइट साइड के ऊपर, और ये सॉरी, ये लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे पास पुरानी पोस्ट है। अब राइट साइड के ऊपर से ये वाली जो चीजें है ना, ये निकाल दी हुई है, ठीक है। अगर मैं इसको रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रीवियस वर्जन पे लेके जाऊंगा और मैं कहूंगा कि इस वर्जन को रिस्टोर कर दें, ठीक है। तो अगर मैंने यही वाली चीजें रिस्टोर करनी है, तो मैं क्या करूंगा, रिस्टोर दिस वर्जन। अब आप देखें, मेरे पास ये जो पैराग्राफ था जो मैंने डिलीट किया था,
ये वापस आ गया। ठीक है, अब 3 रिवीजन हो गई हैं। जो मैंने वर्जन इस्तेमाल करना है गलती से मेरे से डिलीट हो गया है, या मैं चाह रहा हूँ कि जो पोस्ट पहले मैंने बनाई थी उसी तरह नजर आए, तो उसके लिए मैं ये रिवीजन के बटन को क्लिक करूंगा और वो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लॉक लेवल ब्लॉक एडिटर का क्या लें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। इसके साथ आप प्ले अराउंड करें, जो भी आपने ब्लॉक बनाए उसमें कुछ बनाने की कोशिश करें। आज मतलब आज की आपकी असाइनमेंट हार्ड में नहीं है, आपने सबमिट कुछ नहीं कराना, लेकिन आप जाके 1-2 घंटा दें इसको, देखें कि बाकी ब्लॉक लेवल कौन से ब्लॉक कौन से हैं और किस किस तरह से आप उनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हो गया जनाब पोस्ट हमारी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? काफी सारे क्वेश्चन है। अच्छा सर न्यू किधर करेंगे? न्यू आप अपने पास कर लें, फिर जब आपके पास वेबसाइट बन जाए तो फिर ओल्ड वेबसाइट को आप कह लें कि अपलोड उसका बैकअप कर लें और वहां पे न्यू वेबसाइट डाल दें। ठीक है, विक्स टू वर्डप्रेस में भी कन्वर्ट करनी हो वेबसाइट तो कर लेंगे। हाँ जी, विक्स टू वर्डप्रेस भी कन्वर्टर है, प्लगइन है, आप जाके इंस्टॉल करें। अच्छा, विक्स टू वर्डप्रेस ना, वर्डप्रेस का आपका डिजाइन खुद करना पड़ेगा। जो कंटेंट होगा ना, जो इमेज टेक्स्ट वगैरह सारी चीजें हैं जो पहले वेबसाइट में आई हुई हैं विक्स वाली वेबसाइट में, तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं बड़े आराम से। सर अगर यूजर नेम में भी इशू आ रहा हो तो तब भी ये मेथड करेगा? हाँ जी, यूजर नेम में आ रहा हो तो आपने क्या करना है, यहाँ से यूजर नेम भी बदल देना है। ठीक है, यूजर नेम बदल देंगे तो आपका जो यूजर नेम वहां पे है वो भी चेंज हो जाएगा। सर आपने जो पासवर्ड चेंज किया है वो पीएचपी एडमिन से किया है? हाँ जी, पीएचपी माई एडमिन से किया है, क्योंकि जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, लेकिन अगर कोई और लोकल सर्वर इंस्टॉल हो, फॉर एग्जांपल लोकल डब्ल्यूपी बिटनामी, तो उसमें पासवर्ड एक्सेट्रा कैसे चेंज होगा? यार बिटनामी मैंने कहा है आपको ना इंस्टॉल करें, क्योंकि उसमें आपने पीएचपी भी करनी है, तो उसमें आप कहाँ पे फाइल्स वगैरह बनाएंगे? ठीक है, तो वहां से आप डेटाबेस खोलें, डेटाबेस खोल के आप यहाँ पे एडिट कर लें तो आराम से हो जाएगा। सर कुछ ऐसी कुछ ईबी साइट्स ऐसी हैं इन विच एनीवन कैन एडिट लाइक व्हाट विकिपीडिया। सर इसकी सेटिंग्स भी यही यही से की जाती हैं? हाँ जी, एवरीवन कैन एडिट भी हो सकता है, क्योंकि पोस्ट में आप उसको कह लें कि आप फ्री यूजर रजिस्टर हो जाए। अभी हम यूजर्स की तरफ गए नहीं है, यहाँ पे जो यूजर्स है ना, ये वही वाले यूजर्स हैं। आप कोई बंदा लॉगिन करेगा और फिर लॉगिन करके अपनी पोस्ट को एडिट कर सकता है या पोस्ट को कर सकता है। अच्छा, अब आपने अगर विकी पेज बनाना है, ठीक है, विकीपीडिया आप कह लें कि एक अलग ही टाइप है, तो आपने अगर विकी बनाना है, फॉरम बनाना है, तो वो भी आप एक प्लगइन इंस्टॉल करके इस वर्डप्रेस की वेबसाइट को विकी जैसी साइट बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। मैं चार्जर लगा लूँ, मेरी बैटरी गिरने वाली है थोड़ी।
हाँ जी। अच्छा, किसी का कोई और सवाल अभी तक? हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये पोस्ट हमने देख ली। अब आ जाते हैं हम मीडिया पे, ठीक है। जो पेजेस हैं वो मोर और लेस सेम काम ही करते हैं, उस पे हम आते हैं थोड़ी देर में। अच्छा, मीडिया पे आ जाते हैं। अब होता क्या है कि जो भी आपने फाइल ऐड करनी होती है ना, वो जाती की तरह है। अगर मैं इंस्टॉलेशन खोल के दिखाऊं आपको, सैम्प, htdocs और pu10, ये वेबसाइट है हमारी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक फोल्डर है WP कंटेंट का, ठीक है। अब WP कंटेंट में हमारे सारा कंटेंट पड़ा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखें, ये वाला काम हमारे, ये वाला फोल्डर हमारे काम का है। बाकी सारे फोल्डर आप कह लें कि इनमें से कोई फोल्डर हमारे काम का नहीं है सिवाय इस फाइल के, WP कॉन्फ़िग के। बाकी WP सेटिंग्स भी हमारे काम के, कभी कभी हम उसमें भी एडिट करते हैं। लेकिन जो मेन काम का फोल्डर है हमारा, WP कंटेंट का फोल्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, प्लगइन्स, थीम्स, अपग्रेड, जो भी नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे प्लगइन्स पड़े होंगे, यहाँ पे थीम्स पड़ी होंगी, यहाँ पे अपग्रेड्स पड़े होंगे। और ये अपलोड में क्या पड़ा होगा? अपलोड में पड़ा होगा मेरा जितने भी इमेजेस, ये 2 इमेजेस मैंने अपलोड किए हैं, तो ये दोनों ही कहाँ पे पड़े हुए हैं? अपलोड में पड़े हुए हैं, ठीक है। डिफरेंट साइजेस के अंदर बना के पड़े हुए हैं। तो अगर मैं कोई नया मीडिया भी ऐड करता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल सिलेक्ट फाइल करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं कुछ, ये इमेज है, ठीक है। इसको, इमेज को मैं ऐड करता हूँ। तो ये जो इमेज ऐड हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, ये मेरे पास लिंक आ गया, ठीक है। मैं कॉपी लिंक करता हूँ, इसको नई लिंक में खोलता हूँ। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ लिंक। फिर कॉपी नहीं हुआ, मेरे ख्याल में कॉपी की हो जाना चाहिए कॉपी। मैनुअली कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये मैंने लिंक खोला है, तो ये देखें लोकल होस्ट मैग्नीफायर से, यहाँ पे देखें लोकल होस्ट PU10 WP कंटेंट अपलोड्स 2020 09 image.jpg, ठीक है। ये देखें कौन सा फोल्डर है, PU10। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कंटेंट का फोल्डर है, WP कंटेंट का, उसके अंदर अपलोड्स का फोल्डर था। और ये बाकी चीजें क्या है, ये सितंबर 2020 में का फोल्डर बना हुआ है कि जिस दिन मैं अपलोड करूंगा उसके हिसाब से उसने फोल्डर बनाए हुए हैं। और उस फोल्डर के अंदर कौन सी फाइल है, image.jpg, ठीक है। तो मीडिया फाइल्स हमारी यहाँ पे इस तरह से मीडिया के सेक्शन में मैनेज हो रही होती हैं। तो सारी फाइल को मैंने देखना हो कौन कौन सी फाइल है, यहाँ पे रीनेम करना हो, ठीक है। इसका टाइटल रीनेम करना, मैंने इमेज की जगह मैं करता हूँ कॉफी, ठीक है। कैप्शन मैंने देनी हो, डिस्क्रिप्शन देनी हो, मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मेरी पोस्ट है, वहाँ पे मैंने HTML से कहीं पे लिंक देना हो, तो मैं यहाँ से लिंक इमेज का डायरेक्टली उठा के देख सकता हूँ। तो ये मेरी मीडिया लाइब्रेरी है। और मीडिया लाइब्रेरी यहाँ पे तो जितने भी मीडियाज आ रहे होंगे वो नजर आ रहे होंगे। वैसे बैकएंड पे कहाँ पे पड़े होंगे? बैकएंड पे WP कंटेंट का फोल्डर होगा, उसके अंदर अपलोड्स का फोल्डर होगा, और वहाँ पे मेरे पास जो भी डेट वाइज, टाइम वाइज जो भी फोल्डर पड़े होंगे, वहाँ पे ये मेरे पास पड़े होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं पेजेस के ऊपर। तो पेज भी बिल्कुल हम उसी तरह बना सकते हैं। अब मैं ऐड न्यू पेज करता हूँ, इसको हम होम पेज कह देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने लिंक कॉपी किया हुआ, बल्कि एक मैं यहाँ पे इमेज डालता हूँ, कवर इमेज डालता हूँ, यह इमेज डाल देते हैं और इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल करते हैं, और ये यूआरएल मैंने पेस्ट कर दिया है। इसको हम एंटर करते हैं। अब ये देखें, मैंने यूआरएल से यहाँ पे एक इमेज जो है वो डाल दी है। मैंने कॉपी किया था, और जहाँ पे उसने इमेज का लिंक मांगा, मैंने वहाँ पे इमेज का लिंक दे दिया। इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ। अच्छा, इसको अभी मैं पब्लिश नहीं करता, यहाँ से मैं डॉक्यूमेंट पे जाके इसका बल्कि होम है, होम ही पब्लिश आएगा।
इसको मैं अब पब्लिश कर दूँ। ठीक है, तो ये व्यू पेज पे जाता हूँ मैं, तो ये मेरा पेज बना हुआ है। ठीक है, इसमें खाली एक इमेज और कुछ नहीं है, आप कुछ भी जो भी आपने ऐड करना हो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, और पेजेस और उसमें ये फर्क है, अब यहाँ पे देखें, ये है ब्लॉग का पोस्ट आ रही है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, ये रिसेंट पोस्ट है, यहाँ पे मल्टीपल पोस्ट आ सकती हैं। एक पोस्ट की है मैंने, दूसरी पोस्ट उसके नीचे आएगी, तीसरी पोस्ट उसके नीचे आएगी। लेकिन पेजेस में क्या होगा कि पेजेस में होम का पेज था अगर, तो वो एक ही पेज का कंटेंट आएगा मेरे पास, पेज के अंदर मतलब पोस्ट और डिफरेंट नजर नहीं आ रही होंगे। तो ये फर्क है मेजरली पेज और पोस्ट का। हम आगे जाते जाएंगे, ये फर्क आपके लिए ज्यादा क्लियर होता जाएगा। कमेंट्स को हमें अभी हम छोड़ देते हैं, जब आपके पास कमेंट्स आएंगे, कमेंट्स का सेक्शन वैसे सिंपल है, ज्यादा मॉडरेट करने के लिए आपने कोई कमेंट अलाउ करना हो, डिसअलाउ करना हो, अप्रूव करना हो, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पेरेंट्स के ऊपर। अच्छा, पेरेंट्स में सबसे पहली चीज है थीम्स। ठीक है, थीम्स मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इनमें लुक एंड फील सेट करते हैं हम थीम्स का। तो आप हम थीम डाउनलोड करेंगे, अपनी थीम्स भी बनाएंगे जो यहाँ पे नजर आ रही होंगी इसी तरह से। ठीक है, तो वो सारी लुक एंड फील को जो चेंज करे ना, उसको हम यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाता है हमारे पास कस्टमाइज का बटन। तो कस्टमाइज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये, आप कह लें कि एक एडिटर के ऊपर ले जाएगा, जहाँ पे से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके काफ़ी सारी ब्रांडिंग की ऑप्शन, साइट आइडेंटिटी, कलर्स, मेन्यू, विजेट्स, ये आप सारे कुछ जो हैं वो इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, साइट आइडेंटिटी में नाम आ जाएगा, लोगो आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी। ठीक है, कलर्स में आपके मेन्यू कलर्स वगैरह जो भी आपने कस्टम कलर चूज़ करने हैं। ये अभी ब्लू है तो इसको हम ये कर लेते हैं, तो सारी जो सेकेंडरी कलर है, प्राइमरी कलर है, वो ये वाला हो जाएगा। और जो मेजर छोटी मोटी चीज़ें हैं ब्रांडिंग के लिहाज से, मेन्यूज के लिहाज से, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कस्टमाइज में। लेकिन मेरा ये मतलब ये कस्टमाइज से आप थीम को कस्टमाइज नहीं कर रहे होंगे, आप छोटी थोड़ी दो तीन ऑप्शंस जो हैं वो आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। जो आपने थीम को कस्टमाइज करना है वो कैसे करना है वो हम आगे अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। फिर विजिट्स हैं। विजिट्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ कोड्स होते हैं जिनमें छोटी छोटी फंक्शनैलिटी होते हैं। जिस तरह फेसबुक का विजिट हो सकता है, उसमें फेसबुक की फंक्शनैलिटी होगी। यूट्यूब का विजिट होगा, उसमें यूट्यूब की फंक्शनैलिटी होगी। फिर मेन्यू आ जाता है हमारे पास। अच्छा, फिर यहाँ पे थीम एडिटर आ जाता है। थीम एडिटर में हम क्या कर सकते हैं? थीम की फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास फाइल्स आई हुई हैं जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये फाइल कौन सी फाइल्स हैं? ये मेरी वर्डप्रेस की फाइल्स हैं। ठीक है, अच्छा, थीम को डायरेक्ट एडिट करने बिल्कुल आप कह लें कि अगर तो आपकी थीम अगर आपकी अपनी थीम नहीं है तो उसको एडिट ना करें, क्योंकि जैसी थीम अपडेट होगी आपकी जो एडिशन होगी वो ज़ाया हो जाएगी। ठीक है, तो लेकिन अगर आपने जिस तरह से कस्टम सीएसएस देनी है तो यहाँ पे आप कस्टम सीएसएस जो भी फाइल दी है आपने डॉट क्लास दे दी हुई है वहाँ पे, तो आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, 42 पिक्सल, जो भी आपने देना है आप यहाँ पे उसको, जो आपने आप कह लेना जो हमने एडिशनल सीएसएस वाला सेक्शन था वहां पे क्लास देके हम यहाँ पे दे देंगे। जिस तरह डॉट क्लास है तो हमारा वो वाला काम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बाद में डिटेल में देखेंगे, अभी मैं खाली इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ आपको इस जगह से। फिर हमारे पास प्लगइन्स आ जाते हैं। ठीक है, ये वाले प्लगइन्स हैं जो हमारे पास इंस्टॉल हुए हुए हैं। इनमें से ये वाला जो वर्डप्रेस इंपोर्टर है इसको एक्टिवेट किया हुआ था हमने डेमो के लिए, मैं इसको भी डीएक्टिवेट कर देता हूँ। फिर ऐड न्यू का बटन है, वहां से आपके पास कह लें लाखों प्लगइन्स हैं। जो असल पावर है ना वर्डप्रेस की वो ये प्लगइन्स हैं। ठीक है, आप इन प्लगइन्स को इस्तेमाल करके काफ़ी सारी चीज़ें एकम्प्लिश कर सकते हैं। आप एक पूरी वो कॉमर्स की साइट, ई कॉमर्स बिजनेस साइट बना सकते हैं इसके अंदर। आप एक सोशल मीडिया की साइट्स बना सकते हैं इसके अंदर।
आप पेमेंट मेथड इंटीग्रेट कर सकते हैं प्लगइन्स के थ्रू, आप सोशल मीडिया की फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट कर सकते हैं, फेसबुक के पेज के अंदर कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, ये वाली चीज़ें अपने वेबसाइट के थ्रू, ये वाली चीज़ें आप कर सकते हैं प्लगइन के थ्रू। काफ़ी सारे काम आप कर सकते हैं इन प्लगइन्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे आपने बस ब्राउज करना है, पॉपुलर, फीचर, रिकमेंडेड, ये इनका अपना स्टोर है। वर्डप्रेस खुद मैनेज करती है स्टोर को, लेकिन जो ये एप्लीकेशंस हैं ये थर्ड पार्टी हैं, मतलब मेरे और आप जैसे लोगों ने इनको बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने वर्डप्रेस की स्पीड को तेज़ करना है, लोडिंग स्पीड को, तो ये लाइट स्पीड कैशे इंस्टॉल करेंगे। ये कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज देता है जिनसे आप वर्डप्रेस की स्पीड को तेज़ कर सकते हैं। और काफ़ी सारी गूगल एनालिटिक्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास यूज़र आ जाते हैं। अच्छा, अभी तो हमारे पास एक ही यूज़र है एडमिन, लेकिन अगर मैंने मल्टीपल यूज़र ऐड करने हो तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, मल्टीपल यूज़र ऐड न्यू करके मैं उसको इनवाइट कर सकता हूँ, उसका रोल सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइबर, एडिटर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, ये रोल्स को हम डिटेल में देखेंगे कि हर रोल की क्या फंक्शनैलिटी है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ बाकी सारी चीज़ों को हम आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे वक्त के साथ साथ। तो अभी मैंने इंट्रोड्यूस आपको इसलिए करा दिया है वर्डप्रेस से, ताकि आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लें, उससे थोड़ा सा प्ले अराउंड कर लें कि जब तक हमारी प्रोग्रामिंग पीएचपी कंप्लीट हो जाए तो आपको पता हो वर्डप्रेस का कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करनी है और उसमें काम कैसे करना है। ठीक है, अगले किसी एक दिन में मैं आपको जो फ्री होस्टिंग है, अगर मुझे कोई और बेहतर मिलती है तो मैं उसमें, नहीं तो एक पॉपुलर फ्री होस्टिंग है, उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, हम वहाँ पे होस्ट करने की कोशिश कर लेंगे वेबसाइट को। सर दिस प्रॉब्लम इज स्टिल एग्जिस्टिंग, सेम एरर 404 ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। आप मुझे स्क्रीनशॉट अब भेजें। अच्छा, आप आपने जैम्प चलाया हुआ है, और ये भी देख लें कि जो फोल्डर का नाम है और जो आप वो एंटर कर रही हैं वो दोनों सेम है। ये मुझे आप यहाँ पे शेयर कर दें स्लैक के ऊपर। अच्छा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। किसी के कोई क्वेश्चन वगैरह हैं तो वो मेरे से पूछ ले स्लैक पे ऑनलाइन, तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।